So, hello everyone, this is Gautam and welcome back to my channel guys. I am the second year MBBS student at Rama Medical College कानपुर। तो गाइज जो पिछला वाला वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया था कि काउंसलर लोग कैसे नीट एस्पिरेंट से 2-2 लाख तक चार्ज कर देते हैं एक छोटी सी प्रोसेस जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं उसके लिए। तो मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि अगर आपको काउंसलिंग का स्टेप वाइज वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था और बोला था कि हाँ आपको चाहिए स्टेप वाइज वाला वीडियो चाहिए। तो उसी पे ये वाला वीडियो पेश है जिसमें आज आपको पता चलेगा काउंसलिंग का पूरा स्टेप कैसे कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होता है, कब कब होता है, ये सारी डिटेल आज आपको पता चलेगा और कहाँ होता है ये सब भी डिटेल आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग किस बला का नाम है। तो आपने नीट का एग्जाम दिया और आप नीट को क्वालिफाई कर गए तो आपको या तो गवर्नमेंट सीट चाहिए या तो प्राइवेट सीट चाहिए। अब यहाँ से कॉलेज तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसी को काउंसलिंग बोलते हैं। उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज देना रहता है, चॉइस फिलिंग रहता है, बहुत सारी चीज रहते हैं। उसी को स्टेप वाइज स्टेप करते हैं। इसी एक प्रोसेस को काउंसलिंग बोला जाता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि अगर आप बढ़िया से ढंग से ना करें तो आपको काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं एंड आपको 1 साल वेट करना पड़ सकता है। या अगर आप थोड़ा सा इसमें लेजीनेस या कंफ्यूज नजर आए तो काउंसलर आपका फायदा उठा सकते हैं और आपसे एक मोटा रकम चार्ज कर सकते हैं इस बेसिक सी स्टेप के लिए। वो आपको पहले धमकाएंगे तो नहीं, डरा देंगे आपको कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा एंड हम आपको सीट एलोकेट करा देंगे आपके मनचाहे कॉलेज में, और ये सब ठगी पर्दाई करके आपसे 1.5-2 लाख चार्ज कर देते हैं। तो उसी का मैंने स्टेप वाइज स्टेप बताया कि आप बिल्कुल कैसे आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मैंने भी अपना काउंसलिंग खुद ही किया था, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस भी है और बिल्कुल A to Z स्टेप भी मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि काउंसलिंग जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग जिसमें सारे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15% सीट ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए अवेलेबल रहता है एंड बाकी जो 85% सीट है वो तो उस स्टेट के बच्चे के लिए रहता है जिस स्टेट में वो कॉलेज है। तो इसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बच्चे जा सकते हैं। इसमें कुछ कॉलेजेस है जैसे कि एम्स, जिपमर, इसमें 100% सीट जो रहता है ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए रहता है। दूसरा होता है स्टेट काउंसलिंग जिसमें आप बच्चे 85% जो सीट है गवर्नमेंट कॉलेजेस या के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूपी के स्टेट काउंसलिंग का। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दे कि यूपी जो है एक ओपन स्टेट है, मतलब यहाँ के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का 100% सीट जो है वो ओपन है। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी है बिना डोमिसाइल के आप अप्लाई कर सकते हैं यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। इसके लिए आपको कोई भी ये डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, वो अभी भी अगर क्वेरी भी पूछते हैं तो पहले ये बता दें कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं यहाँ का डोमिसाइल रखता हूँ, मैं इस स्टेट से। यूपी के लिए आपको कहीं का डोमिसाइल जरूरी नहीं है। एंड अगर आप माइनॉरिटीज में ले रहे हैं, माइनॉरिटी कॉलेज बहुत सारे हैं जो सिख माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, बुद्ध माइनॉरिटी है, तो इन सब कॉलेजेस में अगर आप ले रहे हैं तो वहां पर रिलीजन का एक बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि वहां उन सब कॉलेजेस में बहुत ही ज्यादा कट ऑफ कम हो जाता है रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी कॉलेज में। इसलिए अगर मार्क्स कम है एंड आप पर्टिकुलर एक रिलीजन से है तो आप माइनॉरिटी कॉलेजेस को देख सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत ही कम मार्क्स पे आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए अब यूपी स्टेट काउंसलिंग का एक एक स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो नीचे आ रहा है वेबसाइट, इस पे चल जाना है upneet.gov.in। तो ये जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ आपको सामने ही दिख रहा है रजिस्ट्रेशन। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन यूजी पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद
कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। आप इसमें सेलेक्ट कोर्स, रोल नंबर, नीट वाले जो है नीट एप्लीकेशन नंबर ये सब डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके नीट वाले जो फॉर्म है उसके बेसिस पे बहुत सारा चीज खुल के आ जाएगा। सारे चीज आ जाएंगे, मदर फादर के नेम आ जाएंगे, नीट स्कोर आ जाएगा, नीट रैंक आ जाएगा, नीट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपके एड्रेस वेरीफाई कराएंगे, मतलब सब चीज आपको लिखना रहता है, सिंपल सिंपल सा आपको लिखना रहता है। ये सब करेंगे और आप फाइनली सबमिट कर देंगे। उसी में आपको आता है कि सेलेक्ट नोडल सेंटर, उसमें नाम रहता है 20-25 कॉलेजेज रहते हैं, उनमें से कोई भी एक कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। उस पर आपको जाना नहीं है, उसका मैं बताऊंगा कि उसका क्या रोल होता है। बेसिकली उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एज अ नोडल सेंटर। तो आप जब भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपका उसी सेंटर पे वेरीफाई होगा। अगर मान लीजिए कि आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसा रहा कि जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि नकली है या पढ़ने में पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है तो आपको वो नोडल सेंटर पे बुला लें। तो नोडल सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए। अगर इन केस आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ उनको लगता है तब, नहीं तो ऐसे नोडल सेंटर पे नहीं जनरली जाया जाता है। पूछेगा 12th का मार्क्स पूछेगा, वो सब डाल देना है एंड फाइनली अपने मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन को डन कर देना है। तो आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे एक OTP आएगा, OTP डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको वहां चाहिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। अगर आप ST SC या OBC हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। एंड अगर आपके 10th एंड 12th पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, जनरली सब पे लिखा रहता है, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे बोर्ड से हैं वहां नहीं लिखा है, तो उस केस में आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ सकता है। ये ऑप्शनल है। टोटल मिला के 4 डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, जिसमें से एक ऑप्शनल है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का फी पे करना पड़ेगा। उसका फी है 2000 रुपीज। तो आपको 2000 रुपीज या तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलिए आते जाएगा। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस आता है सिक्योरिटी चार्जेस भरने का। तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सिक्योरिटी चार्जेज होंगे 2 लाख रुपया। तो आप 2 लाख रुपया भी बिल्कुल नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप उसको भर दीजिए। आप सिक्योरिटी चार्जेस भर दिए एंड उसके बाद आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। मतलब कुल मिला के हम लोग पहले नंबर रजिस्ट्रेशन कर दिए, दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तीसरा नंबर रजिस्ट्रेशन फी भर दिए, चौथा नंबर सिक्योरिटी मनी भी भर दिए। अब 5वें नंबर पे आता है कि चॉइस फिलिंग। ये सब एक ही दिन में नहीं होता है, इसके लिए अलग अलग डेट भी आता है। अभी तो कुछ ऑफिशियल डेट नहीं आया, नहीं तो आता है कि चॉइस फिलिंग का डेट इतना तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक होगा। मान लीजिए आपका 2 दिन का समय मिलता है, फॉर एग्जांपल 10 से 12 तारीख तक, शाम के 5 बजे से उस दिन 12 बजे तक होगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसी बीच में आपको चॉइस फिलिंग कर देना रहता है। चॉइस फिलिंग में बेसिकली कुछ नहीं करना रहता, आपको अपने मन चाहे कॉलेज, आपका कितना भी कम नंबर है उससे आप घबराइए मत। आपका अगर मान लीजिए 250 ही नंबर है, फिर भी आप SRMS को सबसे पहले ही डालिए। मालूम है नहीं मिलेगा, लेकिन ये थोड़े है कि आप डाल देंगे तो कुछ घाटा होगा। आप उसी सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। हो सकता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी बढ़िया कॉलेज मिल जाए। हो सकता है उस कॉलेज में इस बार बच्चे कम एडमिशन लिए हो तो आपको अलॉट हो जाए। तो ये सब अपने दिमाग में सोच के नहीं कि नहीं ये तो मिलेगा नहीं, मैं यहीं डालूं, आप ऐसा मत कीजिए। आप सीक्वेंस में भर दीजिए, आपके मार्क्स पे जो भी आपका बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। तो वैसे करके चॉइस फिलिंग करके और लॉक कर दीजिए। आप कितना भी कॉलेजेस डाल सकते हो, उसमें आपका कोई भी लिमिट नहीं रहता है। आप अगर यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डाल रहे हैं तो आप पूरा 31 के 31
या अभी तो 5 रिसेंट भी इस साल ऐड होने वाले हैं, तो आप 36 या माइनॉरिटी सब मिला के कितना भी कॉलेज ऑल टू ऑल डाल सकते हैं, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में भर दीजिए। उसके बाद आप कुछ दिन इंतजार कीजिए कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। यहाँ होता है काउंसलिंग का फाइनल स्टेप खत्म, मतलब फर्स्ट राउंड खत्म। काउंसलिंग जो है बेसिकली 4 राउंड में होता है। अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और एक होता है स्टे वैकेंसी। तो फर्स्ट राउंड जो होता है फ्री एग्जिट रहता है। यहाँ तक आप सब चीज़ प्रोसेस कर दिया, आपको कॉलेज मिल गया, और यहाँ के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। आपको यहाँ पर जो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा की है वो वापस मिल जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं मिलेगा, मतलब 2000 का घाटा होगा, उससे ज़्यादा कोई घाटा नहीं होगा। तो इसमें इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट देन देयर सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड। सेकेंड राउंड में क्या होता है कि अगर इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट they must take admission, otherwise their security money will be forfeited. To participate in round 3 they must pay the security deposit again. अगर मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज अलॉट हो गया एंड उसके बाद भी आप एडमिशन वहाँ नहीं ले रहे हैं, तो आपका जो 2 लाख जमा है उसको वापस नहीं, रिफंड नहीं होगा। एंड अगर आप राउंड 3 में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सिक्योरिटी मनी 2 लाख देना पड़ेगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं राउंड 3 को लेके, जिसको हम लोग नो फ्री एग्जिट के नाम से भी जानते हैं। फेलियर टू ज्वाइन एन अलॉटेड सीट विल रिजल्ट इन द फॉरफिट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट हुआ एंड आप नहीं लिए तो आपके 2 लाख रुपए कट जाएंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट हो गया था एंड उसके बाद भी आप अपग्रेडेशन में डाले थे एंड आपका सीट नया अपग्रेड होके आ भी गया, मान लीजिए आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया एंड उसके बाद भी आप नहीं ले रहे हैं उस कॉलेज को, तो आपका 2 लाख भी कटेगा एंड उसके साथ साथ आपका फी भी, जो फर्स्ट ईयर का फी रहेगा वो भी काट लिया जाएगा। ये होता है राउंड 3 में। उसके बाद चौथा राउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड बेसिकली ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड। उन सब कैंडिडेट के लिए होता है जिनको अभी तक फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, उनके लिए होता है। इसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड अगर आपको सीट मिलता है, मान लीजिए स्टे वैकेंसी में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया एंड आप क्या किए कि उसको छोड़ दिए, आप उसमें एडमिशन नहीं लिए, तो आपके साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो काट लिया जाएगा। फेलियर टू ज्वाइन एन अलॉटेड सीट विल रिजल्ट इन द फॉरफिट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड आपको नीट काउंसलिंग से बाहर तो आप ऐसे ही हो गया क्योंकि स्टे वैकेंसी था, इसके बाद कोई राउंड नहीं होता है। उसके बाद अगले साल आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे थे जो कि स्टे वैकेंसी से मतलब सीट अलॉट हो गया था और एडमिशन नहीं लिए थे, तो वो सब बच्चे जब इस बार उनका कितना भी अच्छा मार्क्स आया हो, क्यों ना उनको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल रहा, लेकिन वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, उनको काउंसलिंग में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। क्योंकि स्टे वैकेंसी में जाके कॉलेज का सीट बर्बाद करना मतलब आप किसी एक कॉलेज का सीट बर्बाद कर चुके हैं। आप स्टे वैकेंसी के बाद कोई राउंड होता है ना जिसमें पीछे से आपको बच्चा जाएंगे, तो आप बेसिकली एक सीट बर्बाद कर दिया है, तो कॉलेज इसको पेनल्टी के तौर पे आपको अगले साल ये काउंसलिंग में बैठने ही नहीं देती है। तो ये तो हो गया आपका सीट अलॉटमेंट तक का प्रोसेस। मान लीजिए किसी को फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल गया, किसी को फर्स्ट राउंड में ही अपना कॉलेज मिल गया, किसी को अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो अपग्रेडेशन में डाल दिया, सेकेंड राउंड में उसको मिल गया, किसी को थर्ड राउंड में मिला, किसी को स्टे वैकेंसी में मिला। अब यहाँ तक तो मान लीजिए जिसको जिसको सीट मिलना था सबको सीट अपना अपना कॉलेज में मिल गया। अब उसके बाद होता है डीडी बनाने की प्रक्रिया। आपको यूपी डीजीएमआई के नाम का एक डीडी बनाना पड़ता है। बेसिकली वो बैंक से बनता है, डीडी जो रहता है बैंक से बनता है। आपका फर्स्ट ईयर का फी और सिक्योरिटी चार्जेस का मिला के आपको डीडी बनाना रहता है। वो आपको बता देगा कॉलेज की कितने का डीडी बनाना है।
तो आप डीडी बनवाएंगे एंड उसको ले जाके आप कॉलेज में, अगर कॉलेज में बोला जाता है तो कॉलेज में, या नोडल सेंटर पे बोला जाता है तो नोडल सेंटर पे ले जाके आप उसको सबमिट करेंगे एंड उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो भी प्रोसेस होता है एडमिशन का प्रोसेस होगा एंड उसके बाद आपको फाइनली एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ जी, ये रहे आपका जो काउंसलिंग है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पूरा एक लंबा चौड़ा विस्तार वाला वीडियो। एंड हाँ, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपको बहुत सारा चीज़ में अभी भी कंफ्यूजन रह गया हो, क्योंकि अभी या तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है जिसको मैं खोल के लाइव एकदम बिल्कुल आपको A to Z एक डमी फील करके दिखा दूँ। दूसरा बात, बहुत सारे काउंसलर जो हैं, जो कि ऑनलाइन काउंसलर हैं, जो कि फ्री सर्विस देते हैं आपको यूट्यूब पे, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑन होता है वो क्या बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक डमी फॉर्म भर के दिखाते हैं, तो उससे आपको बेसिकली कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आप उन सबको फॉलो कर सकते हैं, या तो मैं ही दिखा दूंगा अगर आप बोलो कि जैसे रजिस्ट्रेशन ऑन होगा तो आप लाइव करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा देना। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है भाई। अगर नहीं कर सकते हो तो या तो मैं कर दूंगा, एक ऑनलाइन आपको करके दिखा दूंगा डमी, या तो आप किसी ऐसे फ्री काउंसलर को पकड़ो जो कि आपको करके दिखाता हो। बहुत सारे काउंसलर हैं जो कि करके आपको दिखाते हैं, तो या तो आप उन सब से भी देख सकते हो। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत करो यार। बेसिकली मेरा मोटो वीडियो बनाने का यही है कि हम भी जब अपना काउंसलिंग करवाने जा रहे थे उस समय भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि बहुत लोग कोई फ्री में दे ही नहीं रहा था भाई सर्विस, कि हाँ भाई हम आपको फ्री में बता दे रहे हैं। सब या तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख मांगे रहे थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल फ्री में, या तो मेरे से हो सकता है मदद तो मेरे से ले लो, या तो कोई भी अगर आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसी से सीख के आप अपना प्रोसेस करो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, हमको उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया से कर लोगे भाई। जो नीट क्वालिफाई कर सकते हो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो रजिस्ट्रेशन छोटी सी बात है। एंड उसके बाद एक चीज आपसे शेयर करनी थी कि मेरी वीडियो जो है आजकल बहुत ही कम आ रही है। इसके पीछे भी 2-3 रीजन है। एक तो हमारी इंटरनल एग्जाम आने वाली है तो उसके लिए भी तैयारी करना पड़ता है। कि ये मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं MBBS स्टूडेंट हूँ। ये मेरा एक हॉबी टाइप में है कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ मैं बेसिकली सोचा कि अभी काउंसलिंग चल रहा है तो बच्चों की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, उनको प्रोसेस भी पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं चाहते हैं कि इतना पैसा बर्बाद करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी कर देंगे। अब भाई सबको थोड़े ना रोका जा सकता है, कुछ तो होंगे ही जो काउंसलर के पास जाएंगे। इनफैक्ट नोइंग कि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, अगर आप इसको बड़ी ध्यान से करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बिलीव मी गाइस। एंड लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा वीडियो देख के 10 बच्चा भी काउंसलिंग खुद से कर लिया तो ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मकसद पूरा हो जाएगा। ये नहीं, हम अकेले ये नहीं कर पाएंगे कि पूरे इंडिया के बच्चों को काउंसलिंग खुद से करने पे मोटिवेट कर दें। अगर 10 बच्चे भी कर लेते हैं दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद अगर आपका इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And if you find this video useful and informative, then don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.